आज न्यू चैप्टर हाँ, सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे। तो जो सर्कुलर मोशन हम पढ़ रहे थे, जिस चीज के लिए पढ़े थे, ऑब्वियसली सर्कुलर मोशन का अपना भी सिग्निफिकेंस है, बट द मेन थिंग इज कि वी आर स्टडीइंग इट फॉर दिस चैप्टर, ताकि हम इस चीज को समझ पाए। बड़ा प्यारा सा आज का लेक्चर रहने वाला है, बेसिक सा रहने वाला है। किसी का मन है कोलिजन वाली चीज को पढ़ने का तो डोंट वरी, कोलिजन वाला भी आएगा, बट थ्रू दिस चैप्टर। I love to classify rotational motion into two parts. एक तो जहां हम सेंटर ऑफ मास वाली बात करेंगे और एक जहां हम डायनेमिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन करते हैं। ठीक है, तो दो चीजें में हम इसको कवर करेंगे। सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में हर पल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि शायद ये एक आध बार हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है कि रोटेशनल मोशन इज एक्चुअली द कलेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन मुझे चाहिए कि आप लोगों के दिमाग में क्लियर हो, उतना मैं मान सकती हूँ कि क्लियर है। यस मैम। ओके, दैट्स कूल। ठीक है, चलिए एक बात मुझे बताओ, एक सेकेंड। सेंटर ऑफ मास का जिक्र अभी तक हमने नहीं किया है ना, अभी तक मैंने कहीं नहीं पढ़ाया, आपने कहीं नहीं पढ़ा, और हमने डायनेमिक्स ऑफ मोशन तो कई बार पढ़ा, फिर भी हमने इसका जिक्र नहीं किया। कुछ तो वजह है, लेट्स एक्सप्लोर दैट ब्रीफली। सबसे पहले हम लीनियर कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मेरा सिलेबस भी वहीं से स्टार्ट हुआ है, राइट। मोशन इन अ डायमेंशन, मोशन इन अ प्लेन, वगैरह वगैरह। पता है यहाँ पे ना मुझे कुछ अलग से डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने देखा कि एक बॉडी है ये ए, जो किसी पॉइंट एक्स पर है, इसका मास m है, आपने इसको मूव कराया, कुछ टाइम बाद ये पॉइंट y पर पहुंच गई और मास m था, डिस्टेंस जो कवर किया मैंने एक्सेलरेशन अगर निकाला तो मुझे एक समझ में आया कि हर पार्टिकल का एक्सेलरेशन सेम था, राइट। बोलो, ऐसा तो नहीं था ना कि जो बॉडी पहले, जो पार्ट पहले पहुंचा उसका एक्सेलरेशन कम, जो बाद में पहुंचा ज्यादा, ऐसा तो नहीं था। पूरी बॉडी का हमने एक्सेलरेशन सेम ही तो स्टडी किया। यस मैम। ठीक है, तो ये प्रिविलेज मुझे लीनियर मोशन में हमेशा मिली, इसीलिए मेरे को फ्री बॉडी डायग्राम बनाना और इजी हो जाता था। मैं इस पूरी बॉडी को हटा के एक ऐसे पॉइंट मास बना देती थी लोग कि एम मास ये रहा, यही एक्स पोजीशन से वाई पोजीशन तक ट्रांसलेट हो रहा है। सही बात है, दिक्कत नहीं थी इस चीज से। चलो दैट्स कूल। फिर मैंने क्या पढ़ा, हमने सर्कुलर मोशन पढ़ा, और यूजुअली सर्कुलर मोशन में भी हमने ऐसी बॉडीज ज्यादा पढ़ी जैसे कि थ्रेड पे एक बॉब लटक रहा है, थ्रेड पे एक मास हैंग कर रहा है, उसका सर्कुलर मोशन हमने मेजॉरिटी में मतलब मेजर पोर्शन हमने वही कवर किया। लेकिन एक बात सोचो, मैं तुम्हें बोलूं कि डोर पे खड़े हो जाओ, मतलब डोर पे खड़े हो गए नहीं, गेट पे चढ़े ही जाओ। मेरा कहने का मतलब है कि तुम ये बताओ मुझे, ये रहा गेट का वो वाला एक्सिस है ना, जिससे गेट जुड़ा हुआ होता है, जिसमें मतलब आप वो देखते हो, क्या बोलते हैं वो, होते हैं ना बोल्ट्स फंसे हुए होते हैं, या फिर आपके सामने ये रहा आपका गेट। ठीक है, अब हो सकता है कि यहाँ पर डोमिनोज का डिलीवरी वाला खड़ा हो आपका पिज्जा लेकर, है ना, आप इधर खड़े हो, अब आपको खोलना है ना गेट, तो क्या तरीका है, आप इसको ये ऐसे घुमा दोगे, है ना, घुमा के खोलोगे, राइट, खुल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पर एक बात बताओ, अब घुमाने में कहानी चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये जो व्हाइट व्हाइट वाला है ना, ये वाला पोर्शन जहां पे वो बोल्टेड है डोर, ये वाली है आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन, राइट। यहां से हर पार्टिकल डोर का अलग अलग पॉइंट पर है। अगर मैं एक पॉइंट ये मानू एक्स और एक पॉइंट ये मानू वाई, अब मुझे बताओ एक्स का एक्सेलरेशन अलग होगा कि नहीं, वाई का एक्सेलरेशन अलग होगा कि नहीं, अलग होगा। बिल्कुल। आपने कहानी पढ़ी है, ए इज इक्वल्स टू आर अल्फा। यहाँ पे आर क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस, तो जैसे उससे दूर जाते जाओगे एक्सेलरेशन का कहानी बढ़ता जाएगा, भले ही अल्फा कांस्टेंट हो, भले ही ओमेगा कांस्टेंट हो। क्लियर है इस बात में, किसी को कोई डाउट है? नो मैम। बिल्कुल, तो यहाँ से आपसे एक्सेस ले ली गई है, ये प्रिविलेज ले ली गई है कि हियर एवरी पार्टिकल हैज डिफरेंट एक्सेलरेशन। और जब ये कहानी आ जाए ना, तब बड़ी दिक्कत होगी। अभी आपको दिक्कत महसूस नहीं होगी, अभी मैं आपको दिक्कत महसूस कराती हूँ। जरा सोचो
मैंने आपसे कहा कि बेटा ये एक बॉल है, I'll try to draw a ball because वो मैं बना सकती हूँ. It's a ball. ठीक है, ऐसी होती है बॉल. बस कह रहे हो. ठीक है, ऐसे तो बनाते हो, ऐसे हंसना नहीं है. पेप्सी जैसी बॉल बनती है. अब मैंने आपसे बोला कि इस वाली बॉल को आप स्पिन कराओ और स्पिन करा के प्रोजेक्टाइल मोशन करो. ठीक है, स्पिन करा के प्रोजेक्टाइल मोशन दो. तो अब हो क्या रहा है, अगर आप इमेजिन करो, इफ दिस इज अ बॉल, ये कुछ ऐसा 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 जाएगी ना. Yes, ma'am. हेलिकल ट्रेजेक्टरी भी होगी, उठता हुआ पॉइंट भी होगा और आगे बढ़ता हुआ भी होगा. हैंग हो गया दिमाग. ऐसे ही आपका यहाँ पे छोटा सा दिमाग है, उसके भी ऐसे ऐसे वायर्स खड़े हो गए ना. राइट. हम सच्ची में नहीं समझ में आएगी. बहुत कॉम्प्लेक्स ट्रेजेक्टरी है. मैंने क्या बोला कि आप क्या करो, एक बॉल लो, उस बॉल को स्पिन कराओ और फिर उसको प्रोजेक्टाइल मोशन दो. ठीक है, देखो मैंने तो क्रिकेट बहुत ज्यादा खेला है. देते हैं ना. हाँ हाँ, वही तो, मैंने क्रिकेट तो बहुत ज्यादा ही खेला है, गली में कंचे वगैरह के साथ साथ. ठीक है, नहीं खेले मैंने कंचे. ठीक है, मुझे कुछ नहीं खेलना आता. बट आप जब उस बॉल को फेंको और मैं आपसे बोलूंगी किसी एक पार्टिकल का मुझे तुम ट्रेजेक्टरी ट्रेस करके बताओ, तो तुम क्या देखोगे कि ऐसे स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है. ध्यान से देखो, ग्राउंड से ऊपर भी जा रहा है, घूम भी रहा है और आगे भी बढ़ रहा है. इज दैट क्लियर और नॉट? इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स ट्रेजेक्टरी. यस मैम, हम ये फिर पढ़ Yes, के ma'am. राइट. तो जो दिमाग के मैंने 3-4 स्ट्रिंग दिखाई है ना, वैसे हमारा दिमाग खुल जाएगा. लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, ध्यान से एक्सपीरियंस करो या फील करने की कोशिश करो, तो इन सब में कुछ तो एक पार्टिकल है ऐसा जो सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा. Yes, ma'am. है ना. पूरा बॉडी स्पिन उसके अबाउट कर रहा है, पूरा बॉडी मूव उसके अबाउट कर रहा है, तो वो सिर्फ प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है. और आई गेस वो ये हेलिकल और जो कुछ भी ये कॉम्प्लेक्स सी ट्रेजेक्टरी थी, उससे ज्यादा इजी है ये पैराबोलिक वाली डील करनी. यस और नो? Yes, ma'am. बेटा यही जो प्रिविलेज मिली ना अभी आपको, कॉम्प्लेक्स सी ट्रेजेक्टरी में एक पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी जो आपको मिली, दैट इज सेंटर ऑफ मास. ठीक है, ये है आपका सेंटर ऑफ मास. तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. इन अ वेरी chaotic scenario it gives you a sense of ease. ठीक है, आपको एक इजी कॉन्सेप्ट इसने प्रोवाइड कराया. अगर मैं आपसे सेंटर ऑफ मास के बारे में बात करूं, ठीक है, मतलब मैं चाहती तो मैं स्टार्टिंग ही सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन से करा देती, बट आई गेस अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये आपकी मतलब प्रॉब्लम बढ़ाने के लिए नहीं है, इट इज देयर टू हेल्प यू. देखो, सेंटर ऑफ मास इज दैट पॉइंट वेयर वी कंसीडर कि सारा मास उधर है बॉल का, मतलब सारी जो भी आपकी बॉडी है, जो भी कोई चीज आप ऑब्जेक्ट को कंसीडर कर रहे हो, उसको स्टडी कर रहे हो, उसका पूरा मास उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे रिलाई कर रहा है, उसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है. समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है. A point where we consider that entire mass of the body concentrated. ठीक है, देखो एक बहुत अच्छा वर्ड होगा अगर मैं इसे बोलूं, ध्यान से समझना इस वाली चीज को, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि इट्स अ फिक्स्ड इमेजिनरी पॉइंट. अब आप बोलोगे कि मैंने ऐसा क्यों बोला, राइट? कि फिक्स्ड इमेजिनरी क्यों बोला? तो इमेजिनरी इसलिए बोला क्योंकि इट कैन लाई आइदर. ओके, हाँ, तो मैंने इसको इमेजिनरी इसलिए बोला बिकॉज इट कैन लाइज आइदर इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी. अब आउटसाइड द बॉडी अगर कोई चीज लाई कर रही है, आप ऐसा इमेजिन कर रहे हो कि उसका वेट आउटसाइड कहीं कॉन्सेंट्रेटेड है, तो इट्स इमेजिनरी कॉन्सेप्ट, राइट?
तो ऐसा मैं आपको अभी एक केस बताऊंगी भी जहां पे आप ये आउटसाइड वाला केस पढ़ पाओगे, बट मैं चाहती हूँ व्हेनेवर इट कम्स टू सेंटर ऑफ मास, तो ये 3 पॉइंट आपके दिमाग में हमेशा आने चाहिए। Yes or no? लास्ट वाला पॉइंट ऐसा है, मैंने ये बोला कि जरूरी नहीं सेंटर ऑफ मास हमेशा बॉडी के अंदर ही लाई करे, वो बॉडी के बाहर भी लाई कर सकता है। आई शो यू वन एग्जाम्पल, ठीक है, जस्ट थोड़ा सा वेट करो, तब मैं बताऊंगी वाली चीज। समझ में आए? Yes, ma'am. अब सेंटर ऑफ मास क्या है इतना मुझे पता चल गया। अच्छा, एक बड़ा अच्छा सा एक्ट करते हैं बच्चे, ये बोलते हैं कि भाई हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट पे बैलेंस करा देंगे, होता है? तुम लोग भी खेलते हो? Yes, ma'am. को कॉपी घुमाते हैं। हाँ देखो, मैं तो इसे 2 पॉइंट पे कराऊंगी क्योंकि थोड़ा महंगा आया है ये, ठीक है। तो ये जो हम बैलेंस करा देते हैं, दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी विच इज अ रियल पॉइंट, ठीक है। तो ये एक मैं आपको अभी होमवर्क दे रही हूँ, प्लीज नोट डाउन कर लो। गिव मी द डिफरेंसेस इन बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास, ये काम आपका है, ठीक है। बताना नहीं होता, करना। हाँ मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। मैम अभी ना मैं अपना पेपर वेट एक उंगली पे बैलेंस कर देती और वो लैपटॉप के ऊपर गिरता बहुत ऊपर से, बच गया। बेटा मम्मी नहीं है ना आसपास, तब आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, हमारी मम्मी यहीं पर है, ठीक है। मैम मैंने देखा था कुछ टीचर्स ने आईपैड अपनी एक उंगली पे बैलेंस करके गोल गोल भी घुमाते हैं फिजिक्स के। आईपैड, आईपैड बेटा मैम की किडनी निकल जाएगी, और वो किडनी का मैंने एक अलग बना रखा है सिस्टम, ठीक है। किडनी निकालनी है, पर कब निकालनी है वो मैंने डिसाइड करा हुआ है। गिव मी डिफरेंसेस। मैम बट आप तो फिजिक्स की टीचर हो ना, आपको तो फिजिक्स भी आती है। हाँ आती है, पर ठीक है, तो क्या घुमा देंगे चीजें, जरा से मैं गिर गया, अपनी क्लमसीनेस पे तो पता है ना मुझे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास, ठीक है। ये काम आपको करके लाना है, दिस इज योर होमवर्क, और आप मेरे साथ कल डिस्कस करोगे, ठीक है, अगर कल हमारी क्लास है तो। चले आगे। Yes, ma'am. हाँ चलो, अब ये चीज से समझ में आ गई कि व्हाट इज सेंटर ऑफ मास। अब दूसरा क्वेश्चन होता है, हाउ डू वी कैलकुलेट सेंटर ऑफ मास। अगर मुझे कोई सिस्टम दे दिया जाए तो मैं कैसे कैलकुलेट करूं? पता है, कई बार ना क्या होता है कि सेंटर ऑफ मास में लोग 1-2 लेक्चर लेके खत्म कर देते हैं, जस्ट एन इंट्रोडक्शन ऑफ रोटेशनल मैकेनिक्स, दे टॉक यू यू नो दे टॉक यू अबाउट दी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, रिजिड बॉडी, रोटेशनल, लीनियर, ट्रांसलेशनल, इस तरीके का। बट मैं चाहती हूँ कि पहले अपने को स्टेप बाय स्टेप ना वो चैप्टर बिल्ड होता रहे, क्योंकि वो चैप्टर बहुत प्यारा है, बहुत बड़ा है ना। तो सर्कुलर मोशन का एक ब्रेक हम अपने पास कर चुके हैं, दूसरा ब्रेक ये सेंटर ऑफ मास है, तब जाके हम रोटेशनल मोशन पे आ जाएंगे, और 2 ब्रेक में हम पूरी बिल्डिंग बना देंगे, ठीक है। सो द क्वेश्चन इज कि हाउ डू वी कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब सोचो, मैंने आपको स्पेस में कोई 2 ऑब्जेक्ट्स दे दिए कि भाई एक ऑब्जेक्ट ये है हैविंग सम मास m1, एक ऑब्जेक्ट ये है हैविंग सम मास m2, राइट। अब मैंने आपसे पूछा कि मुझे इस सिस्टम का आप सेंटर ऑफ मास बताओ। तो देखो, इसको निकालने का तरीका बड़ा प्यारा है, आपको सबसे पहले एक ओरिजिन बनाना पड़ेगा, ठीक है। मैंने इसको बना दिया कि इस स्पेस में कहीं भी आप बना दो, मैंने इस पॉइंट पे बना दिया 0,0, ठीक है। मैंने आपको बोला कि बेटा ये जो m1 है ना, ये इससे कुछ r1 डिस्टेंस दूर है, पोजीशन वेक्टर जिसको बोलते हैं, ये इससे r2 वेक्टर दूर है, ठीक है। अब एक बात बताओ, इन दो को जो सेंटर ऑफ मास है लेट्स से, वो कहीं यहां लाई कर रहा है, दिस इज सेंटर ऑफ मास, मैंने इसका पोजीशन वेक्टर RCOM मान लिया, ठीक है। अब मैं इसको लिखूं कैसे? देखो, इसको लिखने का तरीका बड़ा सिंपल सा है, यहाँ पे लिखते हैं थोड़ा सा, RCOM is equals to m1 r1 plus m2 r2 over m1 plus m2, ठीक है। इस तरह से you write the position vector of center of mass,
कोई दिक्कत किसी को? ऐसे लिखते हैं। लेकिन पता है ये ना बड़ा टिपिकल से लग रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है। मैं तुम्हें एक सिंपल रास्ता बताती हूँ, तुम ना इसके एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट्स निकाल लो। और कैसे निकालोगे? देखो सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट को डील करते हैं। देखो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, भाई वो जो पॉइंट होगा उसका एक्स वाई जी तीन कोऑर्डिनेट होंगे ना। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ स्पेस वन, स्पेस की बात हो रही है तो तीन कोऑर्डिनेट बनते हैं ना, राइट? यस मैम। ठीक है, ये हो जाएगा m1x1 प्लस m2x2, क्योंकि मेरे पास अभी पिक्चर में दो मासेस है, एक का कोऑर्डिनेट x1 y1, एक का कोऑर्डिनेट x2 y2। देखो इस तरह से आप लिख सकते हो। अब मैं आपसे बात करूं कि बेटा मुझे तो तुम एक काम करो y कोऑर्डिनेट बता दो, तो आपको कोई इशू नहीं है मैम, y कोऑर्डिनेट ले लो। ये देखो m1 y1 m2 y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। बढ़िया। और तीसरा आई गेस तो आप समझ गए होंगे पैटर्न, जी कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने का। इट इज m1 g1 प्लस m2 g2 और प्लस सॉरी डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। कोई दिक्कत किसी को? नो मैम। ठीक है, तो मैंने आपके लिए जो ये x y और g लिखा है ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। ठीक है, इसको आप याद रखोगे, तो एक बार इनको ध्यान से देख लो। ठीक है, इस वाले पेज पे हर एक चीज बेहद इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, याद रखोगे इस चीज को। जब आपको लगे कि ठीक है हमने इसको ऑक्यूपाई कर लिया है, समझ लिया है, आगे चलेंगे फिर बताना मुझे। ओके, सृष्टि का हो गया। हाँ बोलो बेटा प्रियंका। प्रियंका कुछ पूछना चाह रहे हो बच्चे? यहाँ पे मैम एक बार लास्ट वाला दोबारा समझा दो। हाँ देखो यहाँ पे R1 R2 के ऊपर वेक्टर लगाने में भूलना, मैं भूल गई थी। मैंने आपको ये बोला कि वैसे तो पोजीशन वेक्टर निकालने का तरीका ये है, जो मैंने अभी आपको सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर लिख के दिखाया, लेकिन उससे ज्यादा इजी है कि आप एक्स वाई और जी कोऑर्डिनेट निकालना सीख लो। तो एक्स कोऑर्डिनेट के लिए सेंटर ऑफ मास का देखो मैंने ऐसे लिखा m1x1 प्लस अर्थात m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। देखो बेटा ये जो m1 है ना, आप इसकी कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए x1 और y1। ठीक है, m2 की कोऑर्डिनेट्स x2 y2 मान लीजिए। अब मुझे सेंटर ऑफ मास का निकालना है ना, तो उसको निकालने का तरीका क्या है? m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, m1 g1 प्लस m2 g2, m1 प्लस m2। अगर मैं वहां पे थर्ड डायमेंशन और मान लूं, इज दैट ओके प्रियंका? यस मैम। ओके चलो, अब मैं ना कुछ क्वेश्चंस कराती हूँ, अगर आपको अभी क्लियर नहीं हुआ ना, तो जब आप उन क्वेश्चंस में ट्राई करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, मैं आपको थोड़ा सा हेल्प कर देती हूँ, मैं आपको ओरिजिन बना के दे देती हूँ। ठीक है, इस तरह से। तो ऑब्वियसली बच्चे यहाँ पे ओरिजिन है आपका। ठीक है, अब मैं आपको कुछ मासेस रख के देती हूँ। एक मास ये रहा विच इज एट 1,0, और एक मास ये है हमारे पास। मैम स्क्रीन स्मूथ है। ओके, मेरी इतनी प्यारी ड्राइंग का प्रोसीजर नहीं देख पाए। इज इट विजिबल नाउ? यस मैम। राइट राइट, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे मासेस लिख के दे देती हूँ। इसका मास m है, इसका मास 2m है। और बेटा क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है आपसे कि फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम। अच्छा एक बात ध्यान रखना, अब ना मैं क्वेश्चंस में COM यूज करूंगी। ठीक है, तो आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि मैं सेंटर ऑफ मास की बात कर रही हूँ। आप सॉल्व कर दीजिए, बताइए बच्चों क्या आंसर आ रहा है? हाँ जी बेटा। मैम 5/2 और 0। है ठीक है, बाकी बताओ। मैम आपकी एक्सप्रेशन से लग रहा है कि गलत है। 3m। ओके अरमान, ऐसे अब बताओ कैसे बोला? राइट दक्ष,
दया मैम, दया बहन जो है, दया बहन एक्चुअली बहन भी नहीं है वो। आई लाइक हर गरबा और उनकी हंसी भाई साहब, नो वन कैन कॉपी दैट। आई ट्राइड पर्सनली। 0. सारा 0? एक कोऑर्डिनेट बताओ, जैसे 1,0 4,0 ये कोऑर्डिनेट्स हैं। व्हाट अबाउट द सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट? तो आप ऐसे ही बताओ कि जो भी x, y करके, ठीक है? मैम x का 0. ओके। यस, दक्षिणा भाई बोलने वाली थी कि मैं लाइव नहीं करूंगी वो हरकत है कभी। ना 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 ना। मैम कॉपी को बैलेंस करके दिखाओ ना फिर। करो करो, तुम करो। इनको पता है मेरी दोस्त के यहाँ कोई कीर्तन था, आई डिड दया बहन वाला डांस ऐसे। टाइम तो मैं हूँ, और फिर मैंने वो जेठालाल वाला स्टेप भी करके दिखाया था जिसमें वो ऐसे ऐसे कर लेता है पूरा हाथ को। ठीक है, बस ये नॉनसेंस। फिर लोगों ने मुझे बुलाना छोड़ दिया। That is the saddest part. ठीक है, अब हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं। लेट्स कम बैक टू द सीरियस डिस्कशन। एक्स सेंटर ऑफ मास। मुझे देखो, एक चीज मैं तुम्हें बता दूं, हमेशा जब भी तुम किसी कॉन्सेप्ट को सीखते हो, ठीक है, और तुम्हारा फाइनल पेपर नहीं आया है, तब तक जितनी बार न्यूमेरिकल्स तुम लगाओ, हर बार फॉर्मूला लिखो, हमेशा लिखो, कभी नहीं भूलोगे लाइफ में, ठीक है? तो मैं इसको लिख रही हूँ और आई होप कि आप भी लिखते होंगे, ठीक है? नहीं लिखते होंगे तो अब से आप लिखोगे। ये फॉर्मूला लिखा, अब मैं इसमें सिर्फ वैल्यूज पुट करूंगी। यस, तो m1 आपको m दिया है, m x1 1 है, m2 का m 2m है और x2 0 है, ठीक है? m plus 2m is 3m। आप जब इसको सॉल्व करोगे बच्चा तो ये आ जाएगा m by 3। ये सुनो, कुछ तो हुआ है, नहीं यहाँ पे 4 है, 8m और यहाँ पे आ गया 9m, दिस इज 3m, ठीक है? आप इसे सॉल्व करोगे इट वुड बी 3। अब एक बात बताओ, जब y1 भी 0 y2 भी 0, तो आई गेस ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी कोई मतलब चीज रही भी नहीं ना, ये भी 0 ही होगा ऑब्वियसली, है ना? तो आपके पास जो आंसर आया, अगेन आई जस्ट रियलाइज कि मैंने ऑब्वियसली ज्यादा ही बोल दिया है, तो फिर से ऑब्वियसली आपके पास जो आंसर आया उसमें सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स 3,0 होंगे। m नहीं आएगा क्योंकि m ऊपर भी नीचे भी कट जाएगा, राइट? दिस इज योर आंसर। कूल कूल। चलिए एक क्वेश्चन और कीजिए क्योंकि अभी क्वेश्चन आपके पीछे नहीं छोड़ेंगे। क्वेश्चन ये है कि ये रहा हमारे पास एक मास m, ठीक है? विजिबल है, m लिखा हुआ दिख रहा है ना? फिर हमारे Yes, पास ma'am. एक दूसरा मास है, ये वाला मास, और ये है 3m, ठीक है? मुझे क्वेश्चन बोलता है कि भाई इन दो के बीच जो डिस्टेंस है वो है d। बस अब बताइए कि सेंटर ऑफ मास कहां होगा इस सिस्टम का? बताइए बच्चों। इट्स 2104। आप लोग मुझे 2106 तक बता दीजिए क्या बोल रहे हो। इट्स अप टू यू अरमान, वो कुछ क्वेश्चन में गिवन नहीं है। क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही गिवन है, m 3m d डिस्टेंस से दूर है। अब आप बताइए कहां पे क्या हो। लेट्स सी। हाँ जी दिशा। मैम 0 होगा क्या? ओके, मैम इसका m x1 plus 3m x2 upon 4m हो गया। एंड व्हाट डू वी मीन बाय x1 और x2? वो क्वेश्चन में गिवन नहीं है ना, इसीलिए हमने लेट कर लिया।
डी को 0 लेट कर लो तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, पता है अब मैं इसमें एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, फिर मैं क्वेश्चन कराती हूँ। एक बार ऐसे ही कोई इंसान था, उससे कहा कि भाई बेचारा वो डाइट पर होगा शायद, तो उससे कहा कि तू ऐसे क्या इमेजिन कर रहा है, मतलब ऐसे कुछ भी, वो अपनी ब्राउन ब्रेड लेके ऐसे देखता और खा लेता उसको। तो कह रहा था कि भाई मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि इस पर ना नमक लगा हुआ है, ठीक है, जैसे सिकी हुई है, और फिर मैं टेस्ट लेके खा ले रहा हूँ इमेजिन करके। तो दूसरे बंदे ने बोला कि भाई जब तेरे को सोचना ही है तो सोच किस पर रबड़ी लगी हुई है ना, अच्छा सोच, खाली सोच के अगर तू खा रहा है ऐसे सोच ले। तो अगर तुम सोच रहे हो कि इसको x1 y1 मान लो, तो उसको x1 y1 क्यों, इसको इजी बनाओ ना। हमें कॉम्प्लिकेशंस क्यों करनी है अपने लिए। मैं इसको ही ओरिजिन मान लू ना, मास को, इसको 0 मान लिया। अभी देखो ये इससे d, 0 पर है, सिंपल, दिक्कत ही खत्म। देखो कितना इजी पड़ गया क्वेश्चन सॉल्व करना आपको। यस मैम। अब आप सिंपल से सेंटर ऑफ मास निकाल लो, यानी कि m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। m1 हो जाएगा m, x1 हो जाएगा 0, m2 हो जाएगा 3m, x2 हो जाएगा d, और ये हो जाएगा 3m प्लस m यानी कि 4m। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 3md डिवाइडेड बाय 4m, m से m कैंसिल, और बेटा ये आ गया आपके पास 3d/4। अब एक बात बताओ, जब y1 भी 0 y2 भी 0, तो आई गेस y सेंटर ऑफ मास इज गोइंग टू बी 0, राइट? यस मैम। वेरी नाइस। तो आपके पास जब भी आंसर आएगा, तो आंसर आपके पास आएगा बच्चे 3d/4, 0। ऑब्वियसली 3m वाला ज्यादा है ना। तो देखो याद रखना, जहां से ओरिजिन है उससे आप 3d/4 जाओगे, क्योंकि 3d/4 आप इधर से भी आ सकते हो, लेकिन ओरिजिन आपने जहां से माने वहां से आप करोगे। तो कुछ 3m के ज्यादा क्लोज वो पॉइंट लाई करेगा, ठीक है बेटा, यहाँ कहीं आपका सेंटर ऑफ मास है। कोई दिक्कत? ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन करते हैं अब हमें करना है। ऑब्वियसली आप ही करोगे। ये m मास, ठीक है, और यहाँ ले लेते हैं 2m, यहाँ ले लेते हैं 3m, और यहाँ ले लेते हैं 4m, ठीक है। ये 2 मासेस हमने लिए, सॉरी 4 मासेस हमने लिए। एक मिनट रुको, थोड़ा सही सा कलर ले देते हैं जो अलग से दिखे। हाँ, ये और ये, ऐसा समझो कि ये ना एक स्क्वायर की कॉर्नर्स पर रखे हैं, ठीक है। बस मैंने थोड़ा बड़ा बड़ा दिखा दिया है, वो चाहो तो आप इसको स्मॉल स्मॉल भी लिख सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। बट स्क्वायर की कॉर्नर पर है, ए डिस्टेंस है, मतलब साइड है स्क्वायर की ए। और अगेन आपसे क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम, ठीक है, बताइए। अभी टाइम हो रहा है बच्चे 21:08, आप लोग 21:10 तक बता दीजिए। मैम ये स्क्वायर है। नहीं लग रहा, ऐसे कर देते हैं, ये स्क्वायर है। आई नो दिशा। मैम इसके डायगोनल्स पर देखेंगे ना हम। आई डोंट नो, अभी तो आपकी चॉइस है, आप जैसे करो करो, फिर मैं बताती हूँ। अच्छा। और क्या, स्क्वायर की साइड तो इक्वली होती है। ओके अरमान, मैम मेरा तो गलत आ रहा है।
ऐसे कैसे सही भी तो हो सकता है, सोचना है तो अच्छा सोचो। यही तो मॉरल था आज की स्टोरी का, आज का ज्ञान। मैम मतलब मेरे 2 आंसर आ रहे हैं। हाँ तो गलत है यार, सही सोचा। कोई नहीं कोई नहीं, अभी मैं कराती हूँ, रोल करी। ठीक लक्ष्य, वेरी नाइस। देखो भाई, अरमान ने सही आंसर दिया है a/2 3a/10, वेरी नाइस। अब इसको देखते हैं कैसे किया उसने। भाई सिंपल सी बात है, हम मान लेंगे कि कोई एक मास जो है ओरिजिन पर है, लो मैंने इसको मान लिया। अब इसके हिसाब से बाकी सारे कोऑर्डिनेट सेट कर लो। एक बात बताओ, 4m को अचीव करने के लिए आपको a डिस्टेंस आगे जाना पड़ा ना, पर y एक्सिस में नहीं उठना पड़ा। जब 2m को अचीव करना होगा तो आपको x एक्सिस में नहीं चलना पड़ा, बस y एक्सिस में उठना पड़ा। बट जब आपको m को अचीव करना है तो आपको x एक्सिस में भी और y एक्सिस में भी आगे बढ़ना पड़ा। आई गेस कोऑर्डिनेट्स हमने असाइन कर दिए सारे, यस वेरी नाइस। अब मैं आपसे बोलूं बच्चे सेंटर ऑफ मास निकाल दो तो निकाल दो, m1 x1 m2 x2 एंड डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब एक बात बताओ, सॉरी सॉरी खाली इससे काम नहीं चलेगा, इस बार 4 मासेस हैं, m3 प्लस m4, राइट। ये भी ऊपर एक्सटेंड हो जाएगा, m3 x3 प्लस m4 x2, ओके। अब बेटा m1 आप ऐसी साइकिल घुमा दो 3m 4m m2m करके, तो इट इज 3m 0 प्लस 4m a प्लस m a प्लस 2m a। किसी को इस चीज में कोई दिक्कत है? नो ठीक है। अब आप देखो, m में 2m ऐड करोगे 3m, 3m में 3m ऐड करोगे 6m, 6m में 4m ऐड करोगे इट इज गोइंग टू बी 10m। ठीक है, यहाँ पे सारे मासेस का सम लिखना होता है। कोई समस्या? नो बढ़िया। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, इट वुड बिकम, देखो दिस इज 0 एंड बस, कोई और 0 नहीं है क्या? एक और 0 होना चाहिए था आई गेस, 2m वाला। हाँ क्योंकि 2m का तो x भी 0 है ना, यस तो ये भी 0। अब आपके पास आ गया 4ma प्लस ma यानी कि 5ma डिवाइडेड बाय 10m, और बेटा ये आ गया आपका a/2। ठीक है, ऐसे ही आप y ऑफ सेंटर ऑफ मास भी निकाल सकते हो, m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 प्लस m4 y4, ठीक है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। अब आप इसको सॉल्व कर लो। लप्पू सा क्वेश्चन, हाँ बेटा, मैम लप्पू सा क्वेश्चन। बिल्कुल इजी था, पर कोई नहीं, स्टार्टिंग है ना, तो थोड़ा सा इजी लेके चलेंगे। धीरे धीरे आपके दिमाग की एक एक स्प्रिंग हटाई जाएगी। y1 0, यहाँ पर 4m आ जाएगा जिसका y2 0, मतलब y2 भी 0 है। फिर आ गया m जिसके लिए a है, और फिर आ गया 2m उसके लिए भी a है, एंड डिवाइडेड बाय 10m, राइट। आप अगेन देख सकते हो बेटा कि दिस इज गोइंग टू बी 0, दिस इज गोइंग टू बी 0, यानी कि आपके पास जो आंसर बचा वो बचा किसके लिए, ma प्लस 2ma विच इज 3ma डिवाइडेड बाय 10m। आ गया 3a/10, बिल्कुल। यस तो यहां से आपको मिल गए कोऑर्डिनेट्स, यानी कि यहाँ से a/2 यहाँ तक चलो और इससे हल्का सा ऊपर उठ जाओ, यहाँ पे कहीं आपको सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा। ठीक है, इज दैट फाइन? ओके। कोई भी तो बच्चा ऐसा नहीं जिसको समझ में ना आया हो, ऐसा लग रहा हो कि मैं आई नहीं? एनीवन? नहीं? चलो आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया, आप लोगों को अगर समझ में आ जा रही है एक बार में चीजें। अब देखो इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ। अगेन हमें एक स्क्वायर दे दिया ऐसा, और हमसे बोला कि इसके सारे कॉर्नर्स पर हमने ना मासेस रख दिए। एक मास यहाँ रख दिया, ठीक है, ऐसे एक मास यहाँ रख दिया, एक मास, मैम ये स्क्वायर है।
या लग रहा है ना? Yes. That is important. सभी सेम मासेस हैं, ठीक है, एमएमएम, इसका साइड डी ले लेते हैं, ठीक है, दिस इज अ स्क्वायर. अब अगेन क्वेश्चन इज स्टिल सेम, फाइंड द सेंटर ऑफ मास. बताइए. अभी टाइम हो रहा है, देखो मैं बता देती हूँ ताकि तुम थोड़ा टाइम के हिसाब से क्वेश्चन करो. ये 18 तक बता देंगे. क्या हुआ दिशा? वैसे बाबूजी की भी एक्टिंग अच्छी है उसमें, नहीं? हाँ तनिष्का बोलो. हम A/2 और A/2. ओके कूल. हम इस बार सही आंसर आपकी रिएक्शन से पता चल गया. अच्छा, रिएक्शन तो मत चलता है. अब देखो मैं तुम्हारे लिए रिएक्शन से कॉम्प्लेक्स करूंगी. ओके लक्ष्य. कूल. मैं आपने ही बताया था क्लास में कि जब आंसर गलत होता है तब आप कैसे रिएक्ट करते हो, जब सही होता है तब कैसे रिएक्ट करते हो. Shit. I need to change that. Okay दिशा. इतना प्रेडिक्टेबल तो नहीं हो सकता ना फिर तुम लोग, मतलब लाइक कैसे पता चलेगा तुम्हें? देखो बिल्कुल सही बोल रहे हो आप लोग कि अगर आप सेंटर ऑफ मास वाली कहानी एक्स में देखोगे तो आप वही वाली चीज करोगे. पूरा का पूरा मैं बार बार नहीं लिखूंगी, ठीक है, उसी लास्ट बार लिख रही हूँ तो मैं इसे पूरा सॉल्व कर रही हूँ. एक बात बताओ भाई, सारे मासेस m, आप एक को 0,0 मान लो, फिर यहाँ पे वही कहानी चलेगी a,0 सॉरी d,0 d,d एंड 0,d. आप जब भी सॉल्व करोगे आप देखो x दो जगह 0 हो रहा है इन दो मासेस पे, तो सिंपल आप कर लोगे कि भाई md प्लस mt अपॉन 4m, है ना? तो 2mg/4m अर्थात d/2. सिमिलरली आपके पास y सेंटर ऑफ मास भी d/2 आ जाएगा. पर मुझे इतना सॉल्व ही क्यों करना? ये तो बड़ा ऑब्वियस सा है ना कि जब चारों तरफ मासेस सेम है तो इसकी सेंटर पर ही वो चीज लाई करेगी कि a/2 यहाँ से आ गया और a/2 यहाँ पे जाओ, यहीं पर आपको सेंटर ऑफ मास मिलेगा. इट्स वेरी ऑब्वियस. यस और नो? Yes. आप ध्यान रखोगे अगर आपको यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है तो सेंटर पर आपके लिए लाई करेगा सेंटर ऑफ मास, ठीक है, इन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन. we will get center of mass in the center, ठीक है. अब यहां पर मैं आपको दो केसेस समझाती हूँ. एक केस देखो बेटा, ये दिस इज अ स्फीयर, ठीक है. मैंने बोला इसका जो m मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो बिल्कुल ये सेंटर पे लाई करेगा ना सेंटर ऑफ मास, ठीक है. यस मैम. ठीक है. अब मैंने आपको एक और डायग्राम बनाया, एक सेकेंड. वेरी नाइस. इट्स अ रिंग, ठीक है. रिंग में सेंटर ऑफ मास सेंटर पे लाई करेगा. अगर आप ध्यान से देखो तो इस केस में इनसाइड सेंटर ऑफ मास है और यहाँ आउटसाइड. एक बात बताओ भाई, सारा मास तो वो रिंग के अंदर है ना, ये तो स्पेस है खाली, पर यहाँ पे सेंटर ऑफ मास स्पेस पे लाई करता है. तो ये वाला एग्जाम्पल है
जहां आउटसाइड लाई करेगा। फील आया? यस मैम। यस, ये कॉन्सेप्ट था जो मैंने स्टार्टिंग वाली स्लाइड में आपके साथ डिस्कस किया था। हाँ जी बेटा। मैम जैसे बुक में सेंटर ऑफ मास पे उंगली रख के उसे बैलेंस कर लेते हैं, रिंग पे कैसे करेंगे फिर? यस सेंटर ऑफ, यही तो पॉइंट है। आपने वो एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया हुआ ना, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला, तो जो आप बैलेंस करते हैं ना, दैट एक्ट ऑफ बैलेंस इज एक्चुअली द सेंटर ऑफ मास, सॉरी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, COG, which is a real point, इसलिए बैलेंस नहीं होगा। But when it comes to center of mass, we can assume that entire mass of this ring is actually concentrated on this point. That's why center of mass is an imaginary concept. I guess वो question मैंने आपके लिए solve कर दिया, but I hope आपको feel आया होगा inside और outside point का। यस मैम। ठीक है, इसीलिए मैंने एक बहुत ब्यूटीफुल वर्ड वहां पे, ऑलरेडी ब्यूटीफुल वर्ड तो है नहीं वो, बट ब्यूटीफुल इसलिए क्योंकि वो आपको थोड़ा सा एक सही डेफिनेशन दे रहा है। मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया था, लेट मी यूज सम अदर थिंग, फिक्स्ड, इट्स अ फिक्स्ड वन। ठीक है, इमेजिनरी पॉइंट तो है बट फिक्स्ड इमेजिनरी पॉइंट। इज दैट कूल? यस यस मैम। अरे भैया कहाँ गई हमारी ब्लैक स्लाइड? ठीक है, अब एक क्वेश्चन करो। आप लोगों को इतना समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। मतलब मुझे इसे अप्रिशिएट करना चाहिए ना, आपको समझ में आया। या आपको ये एविल लाफ नहीं लग रही? या समझ में आ गया तुम्हें समझ में आ गया? आओ मैम कोई नहीं, लास्ट में कराना था आपको ये क्वेश्चन। आउच, दिस इज बेरा। चलो ये बात तो है, पर फिर भी तुम लोगों को थोड़ा सा तो दिमाग में दर्द होगा। इतनी टेंशन नहीं लेते। तो पता है 12th में ना एक स्कीम चलती है, जैसे कि वो बच्चे मुझे जब परेशान करते हैं, है ना, ये मेरी बातों को ऐसे, जैसे भी तुमने बोला ऐसे करते हैं, तो मैं बोलती हूँ कि मैं अब जब ऑफलाइन टेस्ट में आऊंगी, ठीक है, तुम भी आओगे, फिर मैं एक ब्लैंकेट लेकर आऊंगी। आगे का प्रोसीजर बताऊं तो समझ गए मैम फिर हम छतरी बनाएंगे उसकी। क्या? छतरी। फिर उस बच्चे के ऊपर जैसे डाल दे जाएगा, फिर कूटा जाएगा, ऐसा ऐसा कुछ, मतलब ऐसा वो बच्चे समझते हैं कि मैं ऐसा कुछ करूंगी। ठीक है, तो फिर मैं ऐसे बोलती हूँ, मैं ऐसे काउंट रखती हूँ कि किस बच्चे ने अपने लिए ब्लैंकेट करा लिया है फिक्स। तो आपसे वो प्रथा आप में भी शुरू करती हूँ मैं, क्योंकि मैं बच्चों में फर्क नहीं करती हूँ। ठीक है मैम आप अपने पहचानोगे कैसे? ये मैं बस हंस के दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे इसका आंसर नहीं पता। ठीक है, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम। अब देखो यहाँ पे आपको ना एक सिस्टम दिया है, इसमें एम मास, ये भी एम मास, ये भी एम मास और ये भी एम मास, ये 2m मास, ये 2m मास, ये 2m मास और ये भी 2m मास। अब आप मुझे बताओ सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा? ये ऑब्वियसली 3 एक्सिस है, z एक्सिस, x एक्सिस एंड y एक्सिस। ठीक है, सॉल्व कीजिए। ऑब्वियसली क्यूब है, ठीक है, सारी साइड्स इक्वल है। मैम बताइए। ये जो आगे वाले 2m है, ये तो तीनों एक्सिस में होंगे ना? हाँ ये आगे आगे ना, देखो z एक्सिस पर भी है, x z प्लेन में भी है, फिर वो एक पॉइंट है जो स्पेस में तीनों एक्सिस पर आ रहा है, एक 2m है जो y मैम z आप प्लेन पर है। कोऑर्डिनेट बता दो। नहीं, एक मिनट में फटाफट से तुम पहले कोऑर्डिनेट सॉल्व करो, ठीक है? नहीं होता तो मुझे बताओ, मैं फिर चलो मार्क कर दूंगी, इतनी हेल्प कर दूंगी बाद में, लेकिन पहले एक मिनट थोड़ा सा परेशान तो हो। अभी टाइम हो रहा है 21:25, राइट? I'll give you 28, ठीक है, 3 minutes to solve this question.
अच्छा मैं कोऑर्डिनेट्स रख दूंगी तो तुम्हारी हेल्प हो जाएगी. Yes, ma'am. ये जस्ट गिव मी थम्स अप जो चाहते हो मैं कोऑर्डिनेट्स रख दूं. सृष्टि, दिव्यांश, दिशा, पीयूष. ठीक है, cool. चलिए, जनता की भारी डिमांड पर क्या तुम्हें लग रहा है मैं बोलूंगी मोहिनी आ रही है? ऐसा कुछ नहीं है. ठीक, दिस इज 0,0,0. अब आप इससे एक्स एक्सिस में यहाँ पहुंचे तो सिर्फ एक्स एक्सिस में चले ना, बाकी सब 0. आप इससे वाई एक्सिस में सिर्फ चले ना तो यानी कि 0, A,0. और यहाँ z एक्सिस में आने के लिए सिर्फ z एक्सिस में चले ऐसे. ठीक है, सबसे पहले हमने ये वाले पॉइंट्स रख लिए. अब आप एक बात बताओ, थोड़ा ये a और 0 में फर्क नहीं दिख रहा है. आप इस वाले पॉइंट से जो y एक्सिस पर है जिसमें मैंने 0,A,0 लिखा है उससे आगे m में चले ना, तब आप x में चले पर z में तो नहीं चले. नहीं चले ना. यस, तो इट इज A,A,0. चलो ये कहानी हुई. अब आप जब इस m से इस 2m पर आओगे तो आप z एक्सिस में चले, यानी कि इट इज A,A,A वाला सिचुएशन. ठीक है, अब आप वापस इस वाले पॉइंट पर आ जाओ 0,A,0. इससे कहाँ चले हो बेटा? z एक्सिस में आगे चले ना, बट x एक्सिस में नहीं गए, तो 0,A,A. इस तरह से आई गेस सारे पॉइंट्स कवर हो गए ना, कोई रह तो नहीं गया. 2m रह गया ये वाला. अब आप एक बात मुझे बताओ, यहाँ पर आप x एक्सिस में चल रहे हो बट y एक्सिस में नहीं जा रहे, तो इट इज A,0,A. राइट, ऐसे आएगा. चलो अब सॉल्व कर लो. आप लोगों की मदद करने के लिए ही मैं यहाँ. करो फटाफट से. मैम ये एक बार ये जो ऊपर वाला 2m है इसका एक बार दोबारा से बता दो. ये जो A,A,A,A है, राइट, ये जो A,A,0 है वो वाला. find it out. A,A,0 वो 2m वाला जो है, जो बाहर की साइड है, आगे की साइड. फिर से बोलना कोऑर्डिनेट्स क्या बोले. A,A,0. A,A,0 पर तो ये वाला कोऑर्डिनेट है ना, m वाला. मैम वो 2m वाला जो आगे की साइड है ये वाला, ये बेटा ये 3 A है. एक A, एक A, एक A. इसके अलावा ये है 0,A,A. फिर ये है 0, कैसे है? हाँ कौन सा वाला बेटा? ये 3A कैसे है? ये 3 A कैसे आए? क्योंकि इस पॉइंट को अचीव करने के लिए आप देखो x एक्सिस में भी आगे गए, फिर y एक्सिस में भी आगे गए और फिर z एक्सिस में भी आगे गए. एक बार देखो मैं आपके लिए कर्व बना देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इजी पड़ जाए. ये फिर मैं इसको हटा दूंगी. देखो इस पॉइंट को अचीव करने के लिए आप ओरिजिन से पहले x एक्सिस में चले, ठीक है, फिर आप y एक्सिस में चले और फिर आप z एक्सिस में चले, तब आप इस पॉइंट पर पहुंच पाए हो. तो तीनों में चले ना, ये ऐसे से हटा देते हैं. किसी और को कोई और समझना है कोऑर्डिनेट तो बता दो. वेरी गुड दिशा, आई लाइक दिस इमेजिनेशन, क्योंकि वो हवा में है, सबसे अलग, सबसे जुदा, सबसे अलग. कोई गाना है क्या ये? तो समय तो हो गया है, 1 मिनट ऊपर हो गया है. लक्ष्य का आंसर आया है, लक्ष्य का आंसर आया है, और किसी का आया क्या? आई नो चेतना. ये मतलब ड्राइंग मेरी ऐसी है ना कि आई जस्ट ब्रिंग इमेजिनरी थिंग्स टू लाइफ, लाइफ आ जाती है उनमें. थैंक यू प्रियंका. A/2, A/2 और A/3. ओके ठीक है. तनिष्का क्या आया? तो अब मैं वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लेती हूँ, ठीक है. तो पहले मैं आपसे कुछ चेक बॉक्स टिक कराती हूँ, आप मुझे बताना कि आप लोगों ने वो करा नहीं करा. तो सबसे पहले आपने ओरिजिन डिसाइड कर लिया था? Yes, ma'am. आपने कोऑर्डिनेट्स
असाइन कर दिए थे? बोलो बोलो माइक ऑन करके। Yes, ma'am. Yes, ma'am. आपने क्वेश्चन को टफ बना दिया था, इसको मैं आपके लिए मार्क कर देती हूँ यस, ठीक है। No, ma'am. अब देखो मैं तुम्हें इसका एक इजी वर्जन बताती हूँ। तुम लोगों ने मुझसे कहा कि मैं आपको बता दूं वो फॉर्मूला, कितने प्यार से मैंने आपको कोऑर्डिनेट्स लिख के दिखा दिए। सोचो अगर मैं स्टार्टिंग में इतनी हेल्प कर रही हूँ मतलब मैं सही हेल्प नहीं कर रही हूँ। अब मैं इसका सोल्यूशन बताती हूँ। एक बात बताओ, क्या तुम इसको ऐसे इमेजिन नहीं कर सकते कि यू हैव 2 शीट्स, 2 A4 शीट है, एक A4 शीट के कॉर्नर्स पे 2m मास है, एक A4 शीट के कॉर्नर्स पे mm मास है। Yes, ma'am. इमेजिन कर सकते हो। सी फिजिक्स इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन। जितना तगड़ा गेम तुम्हारा इमेजिनेशन पे होगा ना उतने बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व होंगे। एक शीट मैंने ये मान ली, ये वाली, और ठीक इससे पीछे एक शीट मैंने अज्यूम करी है बच्चे। थोड़ा सा और ऊपर बना देते हैं इसको, थोड़ा और पीछे कर देते हैं ये, ठीक है। शीट शीट जैसी समथिंग लाइक दिस। अगर आप ध्यान से देखो तो इन दोनों शीट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो a है, राइट, दैट z एक्सिस वाला डिस्टेंस। ये जो आपको वो मानना है ना ओरिजिन, वो ये वाला पॉइंट है, ठीक है। बाकी आपको पता है यहाँ पर भी m मास, यहाँ पर भी m मास, यहाँ पर भी m मास और यहाँ पर भी m मास, यहाँ 2m मास, यहाँ 2m मास, यहाँ 2m, यहाँ 2m। एक बात बताओ, अगर मैं इन शीट्स को सेपरेटली डिस्कस करूं तो क्या मुझे ये वाली चीज का फील आ रहा है कि 2m वाली मास की जो शीट है उसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ लाई करेगा, a/2 आगे a/2 ऊपर। Yes, ma'am. ये सारे मासेस कितने हैं टोटल, 2m + 2m 8m, यानी कि आई हैव अ ब्लॉक या आई हैव अ पॉइंट 8m with coordinates this, और z एक्सिस में a आ गया है क्योंकि ओरिजिन आपका ये है, उससे a आ गया है। ये कोऑर्डिनेट होगा नहीं होगा फर्स्ट वाली शीट का? Yes, ma'am. Yes, ठीक है। ma'am. थोड़ा सा कलर चेंज कर देंगे। लेट्स एंजॉय दिस येलो वाला शीट। येलो वाली शीट पे आप देखोगे तो जब आप इसको पढ़ोगे तो आप समझोगे कि सारा मास इस पॉइंट पे लाई कर रहा होगा। सारा मास कितना है, 4m है। लो यहाँ पे 4m मान लेते हैं, और इसके कोऑर्डिनेट्स में निकालूं तो अगेन a/2 कॉमा 0 हो जाएगा क्योंकि z एक्सिस में वो पॉइंट नहीं चला है, वो y एक्स प्लेन में है। कूल, Yes, ma'am. राइट। तो कुल मिला के मैंने इस पूरे शीट के खेल को, क्यूब के खेल को पहले शीट्स में लाई, और शीट से ये देखो इस सिंपल से कॉन्सेप्ट पे लिया जिसका रेडियस आपको, डिस्टेंस आपको a दे रखा है। अब हो गया ना सिंपल सा क्वेश्चन। अब एक बात बताओ, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट दोनों के सेम है तो मुझे इस बात में तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स a/2 और a/2 आने वाले हैं जब x की बात करूंगा। सिर्फ डिस्कस करना है z वाला कोऑर्डिनेट, तो z वाला कोऑर्डिनेट देख लेते हैं। क्या ऐसे नहीं आएगा, m1 g1 + m2 g2 अपॉन m1 + m2, यस और नो? Yes, ma'am. वेरी नाइस। अब आपको m1 दे रखा है 8m जिसका कोऑर्डिनेट a है, आपको m2 दे रखा है 4m जिसका कोऑर्डिनेट 0 है, और टोटल हो जाएगा 12m। आप जब भी इसको सॉल्व करोगे इट वुड बी 8m a डिवाइडेड बाय 12m, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 एंड इट इज 2a/3। सो फाइनली जो आपका आंसर आया बच्चे, आपका आंसर आया a/2 a/2 एंड 2a/3, राइट। इजी था? Yes, ma'am. तो पूरा खिलाने से तो ज्यादा इजी था, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम, और वो आपको बहुत पसंद आएगा, और उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देती हूँ। जब भी कभी आपको ऐसे बोला जाए ना, whenever you have a system of 2 masses, ठीक है, जब आपके पास 2 मासेस का सिस्टम हो तब आप ऐसे समझो, लेट्स से दिस इज m1 एंड दिस इज m2, ठीक है।
इनके बीच का आपको डिस्टेंस दिया हुआ है लेट्स से r, ठीक है। मुझे सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो बहुत प्यारी ट्रिक है कि आप किसी एक मास को ही ओरिजिन पे मान लो, आपने एटलीस्ट उसके तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट हटा दी कैलकुलेशन से, दूसरा आप मानोगे तो r,0 हो जाएगा इस तरह से, सही बात है। अब आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो कितना सिंपल आपके लिए आएगा, सिंपल हमारे पास x का सेंटर ऑफ मास आ जाएगा m10 m2r डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, यानी कि ये आ गया आपके पास m2r डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। आप ना इसको एज अ फॉर्मूला याद कर लो कि सेंटर ऑफ मास के जब भी आपसे कोऑर्डिनेट निकालने बोले जाएं तो आप उसको m2r डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 पर ध्यान रखना, दिस डिस्टेंस इज फ्रॉम m1 मास, ठीक है। m1 मास से आप इतना डिस्टेंस आगे चलिए, आपको क्या मिल जाएगा, सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा, सही बात है। यस यस मैम। बट अगर किसी बच्चे ने, क्योंकि जरूरी थोड़ी हमेशा इसको ऐसे ही माने, मेरा तो मन नहीं कर रहा इसको ऐसे मानने का, लो मैंने इसको ऐसे कंसिडर कर लिया कि ये रहा m2 ये रहा m1, इनके बीच का डिस्टेंस मुझे r दिया हुआ है, तो आई वाज लाइक कि हम हमेशा m1 को ही क्यों प्रेफरेंस दें, राइट। तो इसको ओरिजिन मान लेते हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट्स r,0 हो जाएंगे, ठीक है। तो दिक्कत थोड़ी इस बात में। अब किसी का मन करे कि -r रख दो क्योंकि ऑपोजिट जा रहे हैं, तो वो आपकी मर्जी ना, आपने अपना कोऑर्डिनेट वैसे मान रखा है, मैंने तो r मान लिया। अब मैं अगर यहां से सॉल्व करूंगी, सेंटर ऑफ मास निकालने की कोशिश करूंगी, तो क्या वो m1r डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 नहीं आएगा, बट इस बार यहां से होगा, राइट, समझ में Yes, आया, ma'am. ठीक है। तो Yes, यही ना एज अ ट्रिक भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। आप इसको एक काम करो, इसको r2 बोल दो और इसको आप r1 बोल दो, कोई दिक्कत तो नहीं है इस बात में किसी को, no, ma'am. ठीक है। अगर आपको कोई इश्यू नहीं है तो मुझे एक चीज फटाफट से सोच के बताओ कि जो m1r और m2r वाली सिचुएशन है हमारे पास, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, सोचना, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, m1r1 is equals to m2r2, सोचो। इस r2 में मैं अगर m2 की मल्टीप्लाई करा दूं तो m1 m2r अपॉन m1 प्लस m2 बन जाएगा, इधर मैं m1 की मल्टीप्लाई करूं तो वही एक्सप्रेशन बन जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपके पास दो सिस्टम की बात करी जाए ना, तो आपको ये वाली चीज याद होनी चाहिए और आपको ये वाली चीज भी याद होनी चाहिए। हमेशा आपको याद रखना है कि कहाँ आपने ओरिजिन माना है, उससे डिस्टेंस करना है, हमेशा याद रखना, ओरिजिन से ही चलना है, ठीक है, याद रखेंगे आप। यस Yes, ma'am. अगर किसी भी बच्चे को यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर डाउट हो, प्लीज आस्क, क्योंकि ये मैं तुम्हें हर बार बोल रही हूँ कि हम बेस तैयार कर रहे हैं, बेस में हम कहीं भी लापरवाही नहीं कर सकते, ठीक है। जस्ट लेट मी नो कहीं भी जरूरत है तो। मैम दोनों में r की वैल्यू डिफरेंट होगी. आर का वैल्यू तो डिफरेंट नहीं होगा, आर इज गोइंग टू बी सेम, बट m1 की वजह से डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। जैसे सपोज मैं आपको एक एग्जांपल करा देती हूँ, यहाँ पे देखो, ये आपके को मैं एक एग्जांपल कराती हूँ। लेट्स से कि आपके पास ये वाला जो मास है ना बच्चे, ये मास है 2 kg, ठीक है। फिर आपके पास यहाँ पर मास है लेट्स से 6 kg, ठीक है, और ये कुछ 4 मीटर दूर है, ठीक है। मैम स्क्रीन. अच्छा, आई गेस अभी विजिबल है। अब मुझे आप इसका सेंटर ऑफ मास बताओ, ठीक है।
मैम 3,0 क्या आ रहा है बेटा? मैम 3,0 ओके, देखो एक बार मैं फटाफट से ट्राई करती हूँ क्योंकि टाइम जा रहा है, मुझे एक क्वेश्चन और कराना था। प्लीज थोड़ा सा 5 मिनट रुक जाओगे, है ना? यस मैम। थैंक यू। एक बात बताओ, मैंने ऐसे मान लिया कि भाई मैं इसको 0,0 मान लेती हूँ और इसको 4,0 मान लेती हूँ। अब मुझे 2 kg से निकालना है, तो मुझे पता है R1 निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है M2R डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। अब M2 की जगह आप क्या पुट कर देंगे? 6, R की जगह 4 और M1 प्लस M2 हो जाएगा 2 + 6, यानी कि 24/8 यानी कि 3, राइट? तो सिंपल सा आंसर हो गया कि 2 kg मैम से, स्क्रीन स्मूथ है। अच्छा आई गेस, हाँ, तब आपको अभी आंसर मिल गया कि दिस इज 3 मीटर, लेकिन कहां से? फ्रॉम 2 kg वाला ब्लॉक, राइट? ये चीज आपको ध्यान रखना है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 3 मीटर फ्रॉम 2 kg, ठीक? अब अगर आपका मन करे कि नहीं हमें तो कहानी उल्टी पढ़नी है, हम अगर इसको मान लेते हैं, देखो मैं अब यहीं पर दूसरी इंक से करके दिखा रही हूँ, तो वो केस 2 हो जाएगा, ठीक है? येलो वाली इंक से 2 kg को मेजर किया है, 6 kg को अब 0,0 मान लेते हैं, तो 2 kg 4,0 पर आ जाएगा। इन दैट केस आप R2 निकालोगे, M1R डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, यानी कि ये आ जाएगा आपके पास बच्चे 2 4 डिवाइडेड बाय 6 + 2 8। आप इसको सॉल्व कराओ तो क्या आ रहा है? 1 मीटर, बट फ्रॉम 6 kg वाला ब्लॉक। तो कुल मिला के पहुंच तो एक ही पॉइंट पे गए ना, ये सुनो। यस मैम। यस, बस वही कॉन्सेप्ट है, आपका जो मन करे जहां से करे वो वाला आप यूज कर लो, ठीक है? मैम तो क्वेश्चन में हमें दोनों करके दिखाना पड़ेगा? ना, आपसे वो कहे, अगर बोले कि लेट्स कंसीडर 6 kg वाला ब्लॉक एज ओरिजिन, तब मान लो। और तब भी ना माइनस के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि देखो सेंटर ऑफ मास भी माइनस आ जाएगा, तो ऑब्वियसली वही वाली चीज आएगी, तो माइनस के चक्कर में पढ़ना ही मत, पॉजिटिव ही लेके चलना, ठीक है? क्वेश्चन में जैसा मेंशन हो वैसे कर दो। ओके, अब बस आपको मैं एक छोटा सा क्वेश्चन कराती हूँ। क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। अभी तक हम एक ही काम कर रहे हैं, वही काम हमें यहाँ भी करना है कि फाइंड द सेंटर ऑफ मास, लेकिन इस बार ने थोड़ा सा चेंज कर दिया। इस बार हमें एक ऐसा ब्लॉक सा दिया है, एक सेकेंड, समथिंग लाइक दिस, ठीक है? इसका भी एक डिवीजन दे रखा है। अब डिवीजन में यहां पर हमको सॉरी, डिवीजन में यहां हमको एक डिफरेंट टाइप का मटेरियल दिया है जिसका डेंसिटी ρ1 है, ठीक है? और इधर हमको दूसरा मटेरियल दे दिया है जिसका डेंसिटी ρ2 है। ड्राइंग में रेक्टेंगुलर टाइप लग रहा है, पर कहानी क्या है कि ये एल ही मान लो, ठीक है? दोनों तरफ से इसको भी एल ही कंसीडर कर लो, और एक काम करो, रेक्टेंगल ही मान लेते हैं, इसको एन कंसीडर कर लो, ठीक है? मुझे सेंटर ऑफ मास निकाल के बताओ सिस्टम। क्वेश्चन समझ में आया? बोलो। यस मैम। ठीक है, एक बार दोबारा बताना। दो डिफरेंट मटेरियल्स ऑफ डेंसिटी ρ1 एंड ρ2 कंबाइन टुगेदर इन दिस सिनेरियो, ठीक है? लेंथ आपको एल दे रखी है, ब्रेथ आपको एन दे रखी है, आपसे सेंटर ऑफ मास पूछा है, और अभी टाइम हो रहा है 21:44। आप लोग प्लीज मुझे 21:47 तक बता दो, ठीक है? वरना फिर अगले 3 मिनट में मैं बता दूंगी। मैम पार्टीशन वाली शेप रेक्टेंगल ही है ना? क्या बेटा? मैम ये आपने पार्टीशन करे है, 2 ब्लॉक बनाया, वो रेक्टेंगल ही है, स्क्वायर है? हाँ वो सब रेक्टेंगल ही है ना, L/2 में कन्वर्ट हो गया वो पोर्शन टूट के, ठीक है? दिस इज L/2 एंड दिस इज ऑल्सो L/2।
चलो आई गेस की डिफिकल्ट पड़ रहा है, मैं ही करा दूं? Yes, ma'am. यस ओके देखो मुझे इतना समझ में आ रहा है कि NL/2 NL/2 मतलब वॉल्यूम काइंड ऑफ चीज सेम है ना। तो मैं अगर M1 निकालूं तो हमें पता है ना रो इज इक्वल्स टू M/V, तो इस हिसाब से आपके पास M1 आ जाएगा रो V1 सॉरी रो 1V और M2 आ जाएगा आपके पास रो 2V। इज दैट ओके? ये मासेस आ गए हमारे पास, कोई दिक्कत तो नहीं किसको? अगर आप ध्यान से देखो, एक सेकंड थोड़ा सही हो जाएगी। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि इससे ऊपर की कहानी भी सेम है, इसकी नीचे कहानी भी सेम है, यानी कि वाई तो यही लाई करेगा, है ना। वाई कोऑर्डिनेट पे तो मुझे मेहनत करनी ही नहीं है, ये सुनो सेंटर पे तो लाई करेगा। दिक्कत तो एक्स एक्सिस की है। चलो तो इतने से पोर्शन पे मुझे इतना समझ में आ गया कि वाई सेंटर ऑफ मास का n/2 पर लाई कर रहा है। लेट्स डिस्कस दिस सेंटर ऑफ मास फॉर x। तो मैं क्यों ना ऐसा मानूं कि येलो वाले पार्ट को एक पॉइंट, येलो वाले पॉइंट मतलब येलो वाले पार्ट को अलग सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट कर लूं और ब्लू वाले का अलग कर लूं। अब एक बात मुझे बताओ, इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहां लाई करेगा, L/4 आगे, है ना। ये वाली लाइन हटा देते हैं, ठीक है। और इसका सेंटर ऑफ मास यहां लाई करेगा, L/4 आगे। यस और नो? यस मैम। वेरी नाइस। सो दिस इज M1, दिस इज M2। अब जरा इस सिस्टम को उठा के बाहर बना लेते हैं। तो ऐसा कुछ बन गया M1 M2, बेटा यहाँ भी L/4 और यहाँ भी L/4, यानी कि एक बात मुझे बताओ, ये कितना बचा? L/2 बचा ना, तभी तो टोटल लेंथ L हो जाएगी। यस मान लो उसको कोऑर्डिनेट लो, ये क्या हो जाएगा L/2, 0। निकाल दो सेंटर ऑफ मास यहाँ से, तो ये क्या आ जाएगा M2 और डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका इस तरह से, रो 2V और R हो जाएगा L/2, ठीक है, डिवाइडेड बाय आप M1 प्लस M2 कर दो, यानी कि रो 1 प्लस रो 2 डिवाइडेड बाय V। कोई दिक्कत? L/2 सॉरी L क्या बोल रहे हो? इधर से इधर मैंने L/4 छोड़ा, खाली आप सिर्फ इस येलो वाले पोर्शन को देखो तो L/2 है ना, उसके सेंटर पे लाई करेगा ना, चारों तरफ यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है। मैंने पता था जब भी यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा सेंटर पे सेंटर ऑफ मास आएगा, तो L/4 पर ही तो आएगा, राइट। अब आप ध्यान से देखो तो आपने इस ओरिजिन से इस M1 से ये वाला डिस्टेंस निकाला है, लेकिन मुझे चाहिए तो बेसिकली इस पूरी लेंथ से ना, तो मुझे L/4 इसमें ऐड करना पड़ेगा, राइट। Yes, ma'am. यस मैम। वेरी नाइस वेरी नाइस। बस एक सेकंड रुकेंगे। अरे एक मिनट बेटा जरा, हाँ देखो हमारे पास कहानी आ जाएगी एक्स सेंटर ऑफ मास की निकालने के लिए कि हम इसको ऐसे सॉल्व कर दें। रो 2 VL डिवाइडेड बाय 2 रो 1 प्लस रो 2 डिवाइडेड बाय V, देखो V से तो V कैंसिल, है ना, प्लस L/4। इज दैट ओके? आप इसको सॉल्व कर दो बस, ये आ जाएगा 4 2 8 रो 1 प्लस रो 2, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 4 रो 2 L, मतलब L भी कॉमन ले लेते हैं, क्यों ही दिक्कत लेनी, प्लस इधर आ जाएगा 2 रो 1 प्लस 2 रो 2। कोई दिक्कत किसी को? बोलो। ठीक है, नो 4 मैम। रो 2 प्लस 2 रो 2 हो जाएगा 6 रो 2, और ये हो जाएगा 2 रो 1, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास बेटा 8 रो 1 प्लस रो 2। अब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, 2 ऊपर से कॉमन ले लीजिए, एक्स सेंटर ऑफ मास आ गया आपके पास 3 रो 2 प्लस रो 1 मल्टीप्लाइड बाय L डिवाइडेड बाय 4 रो 1 प्लस रो 2।
ठीक है, ये हो गया x सेंटर ऑफ मास और y सेंटर ऑफ मास आपके पास आ गया n/3। आंसर आ गया? यस मैम। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। मैं इसके नोट्स अभी अपलोड कर दूंगी, तो आप लोग प्लीज इसको देख लेना। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो नाइस। नेक्स्ट क्लास में मैम एक बार प्रीवियस थैंक यू मैम। क्या? मैम पिछले वाले स्लाइड दिखा दो। चलिए बाय बाय। बाय मैम।